अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा बेटे, आज हमने ना चैप्टर 15 के ना एक्सरसाइज के शॉर्ट करने हैं, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी। क्वेश्चन 1 है जी, कहता है कि डज द इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, कि क्या इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दूसरा पार्ट किसका कहता है, डज द इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ओके बेटे, चलो देखते हैं। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास। अब आपको पता है कि ईएमएफ का फार्मूला बेटे हमने पढ़ा हुआ है। एक तो आपने पढ़ा है वीवीएल साइन थीटा, ठीक है। फिर एक आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना, फैराडेज लॉ और ये इमोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक। अब बेटे दोनों में आप देखें हमारे पास रेजिस्टेंस तो आ ही नहीं रही इस फार्मूले में, तो आप सिंपली कहेंगे अकॉर्डिंग टू यूजिंग दिस फार्मूला। हमने ईएमएफ के ये फार्मूला पढ़े हैं चैप्टर 15 में, तो इनमें तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप सिंपली कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हाँ, और दूसरा पार्ट उसने क्या कहा है, करंट का। तो करंट का आपने ओहम लॉ पढ़ा इज इक्वल टू वी ओवर आर। रेजिस्टेंस की तो डेफिनेशन यही है, ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के रास्ते में जो रिकावट होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, रेजिस्टेंस। तो किसको करेगी, तंग करंट को। तो बिल्कुल डेफिनेटली करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना फ्लो ऑफ करंट कम होगा, ठीक है। हाँ, तो आपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताना है, क्योंकि इंड्यूस है तो आप वी की जगह लिखेंगे ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस है ना इसलिए, तो इंड्यूस करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, याद रखिएगा। चलें बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की जी। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन जी? क्वेश्चन इज अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर। के हमारे पास एक वायर है, स्क्वायर लूप है। वो स्क्वायर आपको पता क्या होता है, जिसकी ऑल साइड सेम होती हैं जी। नेक्स्ट सेकंड कहता है कि मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। द नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो नॉर्मल है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, अच्छा, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी बात याद रखिएगा। इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप, गिव द रीजन। बेटे सबसे पहली बात जो उसने कही कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, वो बात की बात है, ठीक है। पहले बात करनी है आपने ईएमएफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। अब आपने ईएमएफ का फार्मूला यही वाला दोबारा मैं लिखूंगा यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बेटे बात इस तरह है, जब तक हमारी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, तो चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे ये है ना फार्मूला आपको पता है, जब तक ये चीज हमारी कांस्टेंट है तो ये चेंज हमारा जीरो रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्या रहेगा, जीरो। इसलिए आप कहेंगे सिंपली कि जब तक चेंज जीरो है, कांस्टेंट है, तो आपका ईएमएफ क्या होगी, वो भी जीरो। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। हाँ, बिकॉज ईएमएफ की हमने इस चैप्टर में, आपको याद होगा, हमने 6 केस पढ़े पहले स्टार्ट में, ठीक है ना, और उनको बार बार पढ़ा भी है। फैराडे लॉ में पढ़ा है, इमोशनल ईएमएफ में पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, लेंजिस लॉ पढ़ा हमने, ठीक है ना। तो ये सारे डिफरेंट केसेस हमने पढ़े हैं। किसी में एरिया चेंज कर रहे हैं, किसी में कॉइल मूव कर रही है मैग्नेट रेस्ट में, किसी में मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल रेस्ट में, किसी में सेल्फ इंडक्शन में 2 कॉइल्स है, ठीक है, सेल्फ में सिंगल कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल्स है, ठीक है ना। हाँ, एक कॉइल का एरिया चेंज करते हैं। तो बहुत सारे केसेस हमने पढ़े। हर एक में क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। ओके बच्चे, ये बात याद रखिएगा। चल बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास जी? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लाइट मेटेलिक रिंग है, एक रिंग है मेटेलिक, ठीक है, वो रिलीज किया फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। मतलब क्या कहने का, कहता है ये एक वर्टिकल बार मैग्नेट है, इसके ऊपर एक मेटेलिक रिंग है ये, ठीक है ना, ये एक रिंग है, ये हमारी रिंग है, ये हमारा मैग्नेट है। अब रिंग को फोल्ड किया, ऊपर से ये नीचे आ रही है इस तरफ। अब क्या होगा यहाँ पे, उसने पूछा है कि हम अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा रिंग में वो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है बेटे, ये बताना है हमें। चलें अब बात ध्यान से सुनिएगा। आप मैग्नेट देख रहे हैं नॉर्थ साउथ, 2 केस हैं इसके बेटे। अगर आप मैग्नेट ने नॉर्थ साउथ बनाया और एक आप साउथ नॉर्थ भी बना सकते हैं ऐसे,
ये हमारी रिंग है, ये हमारा मैग्नेट है। तो बच्चा बात इस तरह सिंपल सी बात है, आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आउटवर्ड होती है, ये बाहर निकल रही है फील्ड, नॉर्थ से फील्ड बाहर की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन। अब आपने लेंजिस लॉ पढ़ा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपोज करती है अपने कोस को, मतलब वो रिंग इस तरफ आ रही मैग्नेटिक, उसमें ये फील्ड गुजरेगी रिंग में से, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो उसके ऑपोजिट इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसका करंट भी ऑपोजिट होगा, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा इसमें। लेकिन इसके ऑपोजिट, अब आपको पता फील्ड जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, तो इसमें सारी फील्ड आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, साउथ की तरफ। तो बात सिंपल सी है, साउथ की तरफ जब फील्ड जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका ऑपोजिट इंड्यूस करंट होगा रिंग में, जो क्या है हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों केस आप बताएंगे, कब क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन 4 की, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन 4 है हमारे पास जी, कहता है कि हमारे पास गिवन है, कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर इन द फिगर एज शोन, स्विच क्लोज और ओपन। चले बेटे, म्यूचुअल इंडक्शन उसने एक्सप्लेन किया है कि दो कॉइल्स है हमारे पास इस तरह, ये स्विच है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। अब बेटे बात सिंपल सी है, हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ी, हमने लेंजिस लॉ पढ़ा, उसमें फैराडे लॉ, इसमें सारे अप्लाई हो रहे हैं, देखें ध्यान से। सबसे पहले स्विच ऑफ है, स्विच हमारा ऑफ है, मतलब सर्किट हमारा ओपन है, ओपन सर्किट है, ये देखें करंट नहीं गुजर रहा, तो इसमें कोई करंट नहीं गुजर रहा ना। जब मेटल में करंट नहीं गुजरेगा वो मैग्नेट नहीं बनेगा, जब मैग्नेट नहीं बना तो कोई फील्ड आएगी नहीं आएगी, जब इसमें कोई फील्ड नहीं गुजरेगी तो इसमें कुछ भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगी, जिससे क्या होगा, गैल्वानोमीटर रिफ्लेक्शन शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ओके हाँ जी। अब आप क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, आपने स्विच को ऑन किया, आपका सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। स्विच ऑन करते ही सर्किट क्लोज हो गया, जिसका क्या बेनिफिट होगा, जैसे इसमें करंट गुजरेगा ये मैग्नेट बनेगा, ठीक है। लेट से ये मैग्नेट बना नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, इसकी फील्ड गुजरी है इसमें से, ये फील्ड गुजरी इसमें से। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी क्योंकि फील्ड गुजरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स है फेडरल लॉ के अकॉर्डिंग, ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, कम गुजरेंगी तो कम होगी, ये फेडरल लॉ है। अब लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो है, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो उसको अपोज करेगी, ठीक है ना, अपने कोस को। बाद हमने क्या कर रहे हैं कि इसमें करंट इंड्यूस क्या डायरेक्शन होगी, बात सिंपल सी, जब ईएमएफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप देखें ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा, तो जैसे कि साउथ आपको मैंने जैसे यहाँ भी बताया, ठीक है ना, अगर साउथ हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज तो ये बनेगा हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। जैसे ये इसमें डायरेक्शन थी ये, तो इसमें इसके ऑपोजिट बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करें आप, ठीक है ना, ऐसा है तो ये इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है बेटे। हाँ तो आप ऐसे डायग्राम बना के बताएंगे, सर्किट ओपन है तो क्या होगा, क्लोज है तो क्या होगा, किस तरह होगा, किस बिना पे आपने लेंजिस लॉ को बताना है, आपने फैराडे लॉ को बताना है, ठीक है ना। हाँ तो ये अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट, क्या इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उसको क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ये सवाल है, ठीक है ना। हाँ अब बेटे सिंपल सी बात है, हमने लेंजिस लॉ पढ़ा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो अपने कॉज को क्या करती है, हमेशा अपोज करती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो डिक्रीज ही करेगी हर बार, अपोज का क्या मतलब है, देखिए जैसे आपको मैंने अभी बताया था, हमने लेंजिस लॉ वाला डायग्राम जरा ड्रॉ करते हैं, ये कॉइल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल है, चले ये मैग्नेट है। अब बेटा सिंपल सी बात है, जब मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगा, इसमें ज्यादा फील्ड लाइन गुजरेंगी, ठीक है ना, इसमें ये फील्ड लाइन गुजर रही है, ये फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही है। अब फील्ड जब इसमें से गुजरेगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये भी मैग्नेट बनेगा। अब क्योंकि वो उसको अपोज करेगी, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज है, ये इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, ये इसको पुश करेगी, ठीक है, क्या करेगी, पुश, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है तो इसको ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। हाँ ये क्या है, लेंजिस लॉ, अपोज कर रही है। लेकिन
जब ये वापस जाएगा तो अब क्या होगा, आपकी बार ईएमएफ रिड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ बढ़ रही, जो करंट बढ़ना था इंड्यूस ने उसको रोकने की कोशिश की है, अपोज किया है, ठीक है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा, ये दूर जा रहा है, आपकी बार ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको रोकेगा कि भाई नहीं जाओ। काम अभी भी अपोज है लेकिन रिवर्स है, वहां वो उसको डिक्रीज कर रहा था, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। अब क्योंकि ये जा रहा है, करंट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो उसको रोकेगा, वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप बताएंगे कि हमेशा डिक्रीज नहीं करेगी, और सिंपल सी बात है अपोज करेगी। अगर वो बढ़ रहा है तो उसको डिक्रीज करेगी, अगर वो कम हो रहा है तो उसको इंक्रीज करेगी, ठीक है बेटे। तो आप दोनों डायग्राम्स को अच्छे से बना के एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे और क्यों, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बच्चे कहते हैं व्हेन द सर्किट इज ओपन, सर्किट हमने ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, करंट जो है रिंग में वो कॉइल और मैग्नेट में क्या होगा, जंप करेगा अपवर्ड। बहुत सिंपल है, ये भी देखें ध्यान से जी बेटे। यहाँ पे हमारे पास कहता है कि ये एक कॉइल है, इसके ऊपर ये रिंग है, और इसके साथ यहाँ पर एक और कॉइल है जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है जी बैटरी के साथ। यहाँ पे हमारा एक स्विच है, जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, क्लोज सर्किट क्लोज हो गया, ये सर्किट क्लोज हो गया, स्विच ऑन हो गया, इसमें करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेट बनेगी, ठीक है। कॉइल हमारी ये लेट से ये मैग्नेट बन गया नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट बना, इस मैग्नेट की फील्ड इस नेबरिंग कॉइल में गुजरेगी, ये जो रिंग है इसमें से गुजरेगी वो फील्ड जब इसमें से गुजरेगी तो बच्चे सिंपल सी बात है, इस ये रिंग भी मेटल की है, ठीक है ना। अब उसमें भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो उसको अपोज करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, जो हमने इधर भी बताया, अपोज करेगी, ठीक है। तो ये रिंग ऊपर की तरफ पुश होगी, क्योंकि इसको अपोज है, रिपल्शन होगी, और ये रिंग ऊपर की तरफ उठ जाएगी। बात समझ आई बेटे। उसने ये पूछा ऐसा क्यों हुआ अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, ठीक है। और वो भी मैंने सारा बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उसने क्या किया, अपोज किया जी। द फिगर शो अ कॉइल, अब फिगर है हमारे पास उसमें, ठीक है ना। उसमें उसने पूछा है कि ये फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, ये तो 6 था ना। बात करते हैं 7 की। क्वेश्चन 7 में हमारे पास एक फिगर है, एक्स वाई जी प्लेन, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये जी। ये जो एक्स प्लेन है ना बेटे, ये इस तरह बाहर है, थर्ड डायमेंशन है, वो यहाँ हम ड्रॉ कर नहीं सकते 3D शेप, तो इस तरह इस तरफ आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह है। तो अब दुनिया का ध्यान से मेरी बात, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि जो फील्ड है वो अलोंग है वाई एक्सिस, कि ये जो वाई एक्सिस है इस तरफ, फील्ड भी यहीं जा रही है जनाब, ये फील्ड जा रही है इसके साथ साथ, पैरेलल है इसके। ओके, नेक्स्ट कहता है अराउंड विच ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस शुड द कॉइल रोटेट। कॉइल का रोटेट करेगा परपेंडिकुलरली, फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रोटेट करता है, आपको पता है। वो किसके अकॉर्डिंग होगा जी, ये वाई है, ठीक है। ये जी है या एक्स है, अब वो कौन सा, वो भी मैं बताता हूँ आपको, चले सुने। ठीक, किस स्क्वायर में ईएमएफ जनरेट होगी और मोशन किस तरफ होगी, दोनों बातें बतानी। तो बेटे आपको लेफ्ट हैंड रूल याद है, राइट हैंड रूल, हमने 5 रूल इसमें पढ़े हैं, ठीक है ना। हाँ, वो कुछ इस तरह से था, ठीक है ना, हमारा लेफ्ट हैंड रूल। ये सबसे पहले करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड आई, और फिर फोर्स जिसमें वो रोटेशन होगी, ठीक है ना। तो उसने बता दिया मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना। ये करंट की अगर डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की उसने बताई, तो ये फोर्स अपवर्ड है, तो इस लॉन्ग जी एक्सिस कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। ओके बेट, याद रखिएगा। आगे सुने जी, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास जी, ये 7 था, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, कहता है कि हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप। एक फ्लैट लूप है आपके पास, सिंपल, ऑफ वायर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस। अब बिल्कुल पहली बात, वो मैंने पहले आपको बताया, क्या ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जरूरी है। अगर चेंज नहीं आएगा फ्लक्स में तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी, दैट्स द रूल। ओके, हाँ। अब
चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आगे दो कंडीशन और है, मैक्सिमम और मिनिमम जो आप देखते हैं, ठीक है ना बेटे। अब फ्लक्स का फार्मूला अपना बी डॉट ए बी ए कोस थीटा, ठीक है ना बेटे। तो बात सिंपल सी है, फ्लक्स का फार्मूला ये आपने पढ़ा हुआ है, बी डॉट ए बी ए कोस ऑफ थीटा। अब आपको पता है कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है। तो बच्चे सिंपल सी बात है, 90 का एंगल कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। हाँ, मतलब प्लेन पैरेलल होगा, और जब प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो फील्ड और एरिया पैरेलल होंगे, ठीक है। हाँ, ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्लेन, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है, और ये प्लेन है, और ये फील्ड आ रही है, ये देखें। अब फील्ड और वेक्टर एरिया तो पैरेलल है, लेकिन प्लेन उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना, लूप का बॉडी। तो बच्चे यहाँ पजल हो जाते हैं, आपने नहीं होना। प्लेन परपेंडिकुलर लेकिन वेक्टर एरिया उसके पैरेलल है, याद रखिएगा। जब पैरेलल में एंगल 0 होता है और मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और मिनिमम कब होगा, उसके लिए ये कंडीशन है कि ये एक ऑब्जेक्ट बॉडी है, ठीक है, ये इसका वेक्टर एरिया है, और ये फील्ड आ रही है। आपकी बार फील्ड के साथ एंगल बन रहा है 90, लेकिन प्लेन पैरेलल है, ठीक है। हाँ, तो आपने देखें, एंगल है एरिया और फील्ड के दरमियान, ठीक है ना। हाँ, आपने बॉडी का प्लेन को भूल जाए, आप एरिया देखें, ठीक है। हाँ, तो वो परपेंडिकुलर है, एंगल 90 है, तो मिनिमम फ्लक्स होगा। ओके बच्चे। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास गिवन। जी कहता है कि इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। अच्छा, अगली बात सुनिए, कहता है व्हेन अ प्लेन ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, और विच विंग टिप इज पॉजिटिव चार्ज। चले देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डाउनवर्ड है मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। डाउन, ये प्लेन ऊपर हवा में जा रहा है, और डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, मीन्स के ये प्लेन है, फ्लाई कर रहा है, तो ऐसे बनाया। तो जब फ्लाई है तो डाउनवर्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये इनसाइड होगी, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां डायग्राम इस तरफ बनाई है तो इसलिए डाउनवर्ड नीचे की तरफ। आगे सुने, अब उसने कहा है कि कौन सा विंग, कौन सा पार्ट, कौन सी साइड प्लेन की पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है बेटे। हाँ, तो अब जरा बात ध्यान से सुने। इस राइट हैंड रूल आपको याद होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो वेस्ट टिंग है, विंग है ना, जो वेस्ट साइड है, ये वाली, ये क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, और ये नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है बेटे। हाँ, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो तीसरी डायरेक्शन किसी, यानी कि ये पॉजिटिव है, वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये मैग्नेट बना हुआ विंग टिप जो वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है बेटे। हाँ, याद रखिएगा। तो इस तरह आप अब बता देंगे उसे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। जी कहता है कि शो दैट EMF एंड डेल्टा फाई ओवर टी बोथ हैव सेम यूनिट, बोथ हैव सेम यूनिट। चले बेटे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 है, कहता है EMF एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी बोथ हैव सेम यूनिट। चले, EMF का यूनिट आपको याद होगा, आपने याद किया था, ये देखें, आपने चैप्टर नंबर 13 में याद किया EMF का यूनिट के वर्क डन ऑन अ चार्ज या एनर्जी गिवन जूल पर कूलम्ब विच इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है, इसका क्या यूनिट है ये भी देख लेते हैं। अब फ्लक्स का आपने यूनिट याद किया था बी डॉट ए, और बी का क्या यूनिट था अगर आपको याद हो बेटे, यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको यूनिट ना याद हो ना तो कैसे याद करना है, आपने पता है फोर्स के, आपने मैग्नेटिक फोर्स के 3 फैक्टर पढ़े थे, ILB, और आगे साइन अल्फा था, वो एंगल 90 करके साइन हमने 1 किया था, साइन अल्फा था ना, तो उसका तो कोई यूनिट नहीं है। तो ये हमने बी निकालना हो तो IL इधर आके डिवाइड हुआ
ये देखें न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर किसका यूनिट आया, इस बी का, ठीक है ना। तो ये था बी डॉट ए और ये टाइम है आगे नीचे, टाइम का सेकंड होता है। बी का क्या यूनिट आया, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, टाइम का यहाँ सेकंड लगा दो, ये एरिया का मीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो यह बना न्यूटन मीटर पर एम्पेयर और साथ आप पर सेकंड, ठीक है। अब जरा इसको हम जरा ना गहराई में जाएंगे, जरा इसको सोल्व करेंगे कैसे। अब आपको पता है बेटे ये जो न्यूटन मीटर है, क्या चीज, न्यूटन मीटर, ये किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर हमारा इक्वल होता है जूल के, और ये जो एम्पेयर सेकंड है ना, ये किसके इक्वल होता है बेटे, चार्ज के, ठीक है ना। मतलब एम्पेयर सेकंड कूलम के इक्वल है। कैसे इक्वल है ये देखें, आपको पता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है, ठीक है ना, क्योंकि आई क्यू ओवर टी है, तो वो क्यों निकालना, तो ये एम्पेयर सेकंड, क्योंकि जब इस पे -1 है तो इस पे भी आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह ये किसके इक्वल आया, कूलम के। तो यहाँ आप इसकी जगह आपने लिख दिया जूल, इसकी जगह आपने लिख दिया कूलम, तो ये देखें जूल आ गया, पर जूल पर कूलम उसका यूनिट भी, जो किसके इक्वल है, वोल्ट के, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है बेटे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये इलेक्ट्रिक मोटर है हमारे पास, सच एन इलेक्ट्रिक ड्रिल। अब ड्रिल मशीन आपने देखी है, मोटर है, ठीक है ना, बहुत सारे फैन है, उन सब में वो घूमते हैं ना, मोटर घूमती है, आपको पता है। तो उसने कहा है कि बीइंग यूज्ड डज इट आल्सो एक्ट एज अ जनरेटर, जनरेटर का काम भी कर सकती है। तो बेटे सिंपल सी बात है, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर क्या करता है, उसको मैकेनिकल वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है, और मोटर वगैरह को इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वो मैकेनिकल वर्क करेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड ना करें, मैकेनिकल वर्क करेंगे, तो वो क्या करेगा, एज अ जनरेटर काम करेगा, ठीक है ना। हाँ आप घर में जो पंखा है उसको स्विच उतार दें, उसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, जहाँ से आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, और पंखे को खुद घुमाना शुरू कर दें, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल इसी तरह मोटर है, आप मोटर के आप मेन स्विच वहाँ जहाँ से उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें वो उतार दें, उसकी कॉइल को खुद घुमाएं, जैसे डोंगी पंप एक हमारी एक मोटर आती है, उसको आप हाथ से भी घुमा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको घुमाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। हाँ सिंपल सी बात है, तो बेटा ये काम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ चले नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, कहता है डीसी मोटर को आप डीसी जनरेटर बना सकते हो कि नहीं बना सकते। बेटे सिंपल सी बात है, मोटर को बनाना है जनरेटर, ठीक है। हाँ तो बहुत आसान है, आपको पता है कि मोटर में हमारे पास अंदर एक मैग्नेट यूज होता है टेम्परेरी, ठीक है ना, उसकी जगह आपको लगाना पड़ेगा परमानेंट मैग्नेट, फिर उसके बाद आपको लगाने पड़ेंगे स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो आप उसको, ठीक है, थोड़े चेंजेस करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा काम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। 11-12 मैंने ऐसे ही समझा दिया क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए 13 है क्वेश्चन हमारे पास, कहता है कि इज इट पॉसिबल टू चेंज द एरिया ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप बट स्टिल हैव नाउ इंड्यूस ईएमएफ। बेटा सिंपल सी बात है, इंड्यूस ईएमएफ का अगेन मैं फार्मूला लिखो, क्वेश्चन 13 है। इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के इक्वल है, ठीक है ना बेटे। हाँ अब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है इंड्यूस ईएमएफ, जब फ्लक्स ही चेंज ना आया, रिड्यूस ना हुआ, तो क्या फर्क आएगा। अब उसने सवाल सुनिएगा, उसने कहा कि अगर हम एरिया भी चेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करें, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो भी चेंज हो, तो उसमें तब फिर भी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, मतलब ये कहने का फ्लक्स किसके इक्वल है, बी डॉट ए, फील्ड भी चेंज हो एरिया भी चेंज हो। अब वो दोनों चीजें इस तरह चेंज होंगे, चेंज जीरो हो, जितना मर्जी चेंज करो, उसने कहा दोनों को चेंज करें, दोनों को इस तरह चेंज करेंगे चेंज अभी भी जीरो हो, देन आप कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, ठीक है। हाँ यू कैन से दैट इफ वी चेंज बोथ फील्ड एंड एरिया, by that means that there will be no change in magnetic flux, then there will be no induced EMF, okay। बात करते हैं इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, कैन इलेक्ट्रिक मोटर यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज्ड टू ऑपरेट द मोटर। अब वो कह रहा है कि आपने क्या किया जी, मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, अब उसके अंदर मोटर मूव करेगी, उसको जो एनर्जी मिल रही है, अब उस एनर्जी को आप यूज करके दोबारा एज अ जनरेटर में बिजली काम कर सकते हैं, नो, ठीक है ना, इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ
अब आपने मोटर को बिजली दी और आगे उसको आगे जनरेटर चला दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल जी। ठीक है बेटे, हाँ चले, उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नंबर 15 है हमारे पास, कह रहा है कि सस्पेंडेड मैग्नेट, के एक मैग्नेट हमने हैंग किया हुआ, ठीक है ना, इज ऑसिलेटिंग फ्रीली इन हॉरिजॉन्टल, मींस के कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, उसको हमने एक सस्पेंड किया हुआ, ये एक मैग्नेट है, ये ऑसिलेट कर रहा है लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हाँ। तो उसने कहा है कि द ऑसिलेशन स्ट्रांगली डैम्प्ड है, ऑसिलेशन क्या है, डैम्प्ड है, ठीक है, क्यों, इसकी क्या रीजन है, ड्यू टू व्हेन अ मेटल प्लेस, पहले तो ये इजीली रोटेट कर रहा है, लेकिन कहता है जैसे ही हमने इसके नीचे यहाँ पर ना एक मेटल की प्लेट रख दी, मेटल प्लेट, अब ऑसिलेटिंग क्या होगी, लेशन डैम्प हो जाएगी, क्यों, रीजन क्या है, बिल्कुल बेटे सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, पहले एक प्लेट नहीं थी, ये मैग्नेट की फील्ड इधर जा रही थी, कोई फर्क नहीं था पड़ा, जैसे प्लेट को रखेंगे मेटल है, उस मेटल में उसकी फील्ड की लाइन गुजरेंगी, किसकी, इस मैग्नेट की, ठीक है ना, इस मैग्नेट की जब फील्ड लाइन इसमें से पास होंगी, ठीक है ना, हाँ, तो उसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ वो ईएमएफ अपोज करेगी अपने कॉज को, जिससे क्या होगी, उसको वो रोकेगी, स्टॉप करेगी, और इस तरह वो ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, डैम्प हो जाएगी। तो आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है बेटे, हाँ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास जी बच्चे, क्वेश्चन 16 है हमारे पास, कहता है फॉर अनमार्क्ड वायर एनर्जी फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर व्हाट स्टेप डू यू टेक टू डिटरमाइन द टर्न्स रेशियो। बेटा सिंपल सी बात है, कहता है ये एक ट्रांसफार्मर है, हमें पता है ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ठीक है बेटे, और इसमें 4 वायर्स हैं, या एक दो यहाँ पे हैं, ठीक है, 2 वायर्स यहाँ पे हैं और 2 वायर्स यहाँ पे। अब उसने पूछा है कि आप कैसे नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो को फाइंड करेंगे। तो आपको पता है बेटे ये हमारी इनपुट होती है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसको जो वोल्टेज देंगे वो प्राइमरी, इसको जो देंगे वो सेकेंडरी होगा, इसमें जो करंट आएगा वो प्राइमरी और इसमें जो आएगा वो सेकेंडरी। तो फार्मूला उसने क्या कैसे फाइंड, हमने ये फार्मूला पढ़ा बेटे, NS over NP is equal to VS over VP। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स को फाइंड करने का। यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्न्स रेशियो। ओके बेटे, चल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, कहता है कि हाउ कैन यू कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल को अप करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो बेटे आपको पहले पता होना चाहिए पावर का फार्मूला क्या है, पावर क्या है, VI, ठीक है। और अगली बात, अब पावर को अप करना है, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो इनपुट वोल्टेज को, ईएमएफ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो जब ईएमएफ बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट हो गया, पावर भी क्या होगी, ठीक है ना, तो करंट कम हो जाएगा। इट मींस के प्रोडक्ट हमारी उतनी ही रहेगी, पावर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी क्या रहेगी बच्चे, सेम रहेगी, ठीक है ना, हाँ पावर हमारी सेम है। ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी थोड़ा उसमें चेंज आएगा, आइडियल हर एक केस में नहीं होता, फिजिक्स में होता ही नहीं आइडियल, वैसे हम बात करते होते हैं। तो पावर हमारी सेम नहीं रहती, ठीक है, थोड़ी सी कंज्यूम हो जाती है। आगे सुने, अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, तो क्या उसमें कहता है प्राइमरी में सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है, जब इसके स्विच ऑफ है, प्राइम इनपुट ही नहीं आपने दी, इसका मतलब है वो ईएमएफ जो थी वो अपोज करेगी, वो उसमें थोड़ा करंट, बहुत वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन वो ईएमएफ की वजह से होगा, इंड्यूस का, वो उसको अपोज करेगी, ठीक है, इसलिए। तो इसी तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 18 है हमारे पास, कहता है व्हेन द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी, कि हमने प्राइमरी को कनेक्ट किया एसी के साथ, और अगर उसको हम करंट क्या कर देंगे, बहुत स्मॉल होगा जब सर्किट ओपन है, और जब सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है बेटे, आपको भी मैंने बताया कि जब हम करंट सर्किट में बढ़ाएंगे, ठीक है ना, स्विच ऑन होगा, ये देखें स्विच ऑन करेंगे, करंट गुजरेगा, उसकी फील्ड इसमें गुजरेगी, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसमें भी वोल्टेज आएगी, ठीक है। जैसे ही आप क्या करेंगे, इसको स्विच को ऑफ करेंगे, वो जो ईएमएफ है वो अपोज करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, हाँ। सर्किट ओपन में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, उसकी भी रीजन आपको मैंने बताई, क्या करेगी, ईएमएफ अपोज करेगी अपने कॉज को, ठीक है ना, हाँ।
और जब सर्किट क्लोज होगा तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है। तो बेटा ये थे चैप्टर नंबर 15 के हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में जाके या DM में जाके वैसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।